अदा करेगा और हमें इस चीज का एहसास भी करवाएगा कि हाँ, हमने जो 11 दिन का विशेष ऑनलाइन सोलर बिजनेस ट्रेनिंग सेशन से जो सर्टिफाइड हुए हैं, सनसिटी सोलर ने अभी तक लगभग लगभग 2.5-3 लाख जो हमारे परिवार के सदस्य हुए हैं, लेकिन इन 2.5-3 लाख में से मात्र 100-125 लोग ऐसे हैं जिनको एक सर्टिफाइड होने का अवसर मिल रहा है, यानी कि अपना खुद का आकलन करके और फिर खुद के विवेक से, अपने खुद के ज्ञान से सिस्टम को ये बता करके कि बिल्कुल हमें भी इस सिस्टम ने जो पिछले जितने भी समय से आप सब साथी हैं, इतने में जो सिस्टम ने दिया है, जो सिखाया है, उसमें हम बिल्कुल पारंगत हुए और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं हम। साथियों, जैसा कि कल अपनी चर्चा हुई थी कि ये पंच कल्याण सूत्र क्या है, और पंच कल्याण सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि पंच कल्याण सूत्र का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो बाद में इस सोलर इंडस्ट्री को लेकर के कुछ भी बाकी नहीं बचता। सोलर का ज्ञान, उपयुक्त एसपीजीएस का ज्ञान, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, लगने की जगह कितनी सही है, साथ में आर्थिक समाधान, और उसके बाद में जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका हमें पूरा ज्ञान, उसकी यूएसपी का ज्ञान। आर्थिक समाधान की बात आपको कल काफी अच्छी समझ में आई होगी और हम लोग इस तरह से सब लोगों को जाकर के हम समझाएंगे। तो वो साथी हमारे जो सोलर लेने से थोड़ा-सा कतरा रहे हैं या सोलर के प्रति इतना सोलर की गहराई को नहीं समझते हैं, उसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं और सिर्फ़ एक एक बार लगने वाले इन्वेस्ट से जो डर रहे हैं, उन साथियों के लिए एक रामबाण इलाज साबित होगा, आपकी कैलकुलेशन जो कल हमने बैठ के की थी। अब हम समझेंगे सप्त समाधान की ओर, लेकिन सप्त समाधान वो स्टेप है जब हमें सौरग्राही के सामने जाकर के अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है। जो पंच कल्याण सूत्र हमने समझा, उस सारे पंच कल्याण सूत्र की जो चीज जहां पे जरूरत पड़ती है वो हमें वहां ले जाकर के कस्टमर के सामने प्रस्तुत करनी होती है, प्रेजेंट करनी होती है और अपने आप को कस्टमर के सामने एक शूरवीर योद्धा के रूप में प्रूव करना होता है, ताकि शूरवीर योद्धा जब किसी शोरग्राही को समझाए तो वो इस सिस्टम को परचेज करने में या सोलर अपनाने में कोई तरह का विचार नहीं करते हुए सीधा उसका ये आया कि बिल्कुल मुझे मेरा उपयुक्त एसपीजीएस लगा ही है। इसके लिए हमें सब समाधान प्रेजेंट करना होगा। सब समाधान में क्या चीजें हैं, वो हम जानने से पहले हो सकता है आज हम लास्ट में इसके बारे में जानेंगे, उससे पहले सब समाधान तक जाए हमें तो 5 चीजों का ध्यान होना, पंच कल्याण सूत्र, और पंच कल्याण सूत्र के साथ में सर्वे रिपोर्ट जो सबमिट करना, वो सर्वे रिपोर्ट सबमिट करना हमें आना चाहिए। अब हमेशा मैं आपको समझाता आया हूं कि हमारे इस सोलर इंडस्ट्री में, सनसिटी सोलर में आपका रोल है वो बिजनेस डेवलपमेंट का रोल है, यानी कि सेल्स की दुनिया में आप हैं। और किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है, वो होती है सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट टीम। लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट टीम के लिए रीढ़ की हड्डी क्या होगी? वो होगी सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट अगर हमने सही से नहीं भरी तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजों की दिक्कत आ सकती है, आज नहीं, कल नहीं, आने वाले 30-35 साल तक ऐसी संभावनाएं बन सकती है। तो हमें इन संभावनाओं से मुक्त तो नहीं हो सकते हम, लेकिन इन संभावनाओं से काफी हद तक हम बच सकते हैं अगर हमने सर्वे रिपोर्ट अच्छे से भरा, हमारा साइट सर्वे फिल अच्छे से हुआ, तो इन चीजों को हमने पिछले लगभग लगभग 1 साल से 1 साल हुआ है मेरे हिसाब से सर्वे रिपोर्ट आए हुए, जब से सन सिटी सोलर ने अपग्रेड किया अपने आप को सन सिटी सोलर 2.0 में, यानी कि हमारा उन्नत दिवस भी आने वाला है, अपग्रेड डे जिसको कहते हैं, उन्नत दिवस, वो भी 12 दिसंबर को आने वाला है। और हर बार हम 12 दिसंबर को अपने आप को कहाँ अपग्रेड कर रहे हैं, क्या अपग्रेड कर रहे हैं, उसके बारे में अपग्रेड करते रहेंगे और उस चीजों के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 1 साल में जैसे आपने काफी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना किया, उसका समाधान दिया और उसके अनुरूप कहीं न कहीं अच्छी सफलता भी मिली मैनेजमेंट को, टेक्निकल टीम को भी, लेकिन कुछ चीजें जो रह जाती हैं, उनको आज हम समझेंगे और ये चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 11 दिन के पूरे सेशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक दिन महत्वपूर्ण था, लेकिन आज का दिन और आज के बाद में आने वाले 2-3 दिन, जब तक हम सब समाधान को पूरा प्रेजेंट करने की कला हमारे अंदर आ जाएगी, वो दिन हमारे लिए, हमारे बिजनेस में हमारा जो रोल है
वो है बिजनेस डेवलप करने का, इनकी सेल्स ओपनिंग करने का। इस ओपनिंग में सर्वे रिपोर्ट और सब समाधान एक तरह से कुंजी बनने वाला है। ये वो कुंजी होगी आपके हाथ में जो मास्टर की होगी। आप मास्टर की होगी, किसी भी लॉक को खोल सकती है, बशर्ते उस लॉक को खोलने के लिए थोड़ा बहुत लॉक को भी अपने अंदर ये डालना पड़ेगा कि हाँ मुझे भी खुलना है, तो आप आराम से खोल सकते हैं। समझते हैं हम कि ये हमारे 6 सिस्टम के साइड सर्वे होते हैं: सुपर मैक्सिमा, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, वाटर पंपिंग सिस्टम और वाटर हीटर सिस्टम। इन 6 में हमारा साइड सर्वे होता है। हाँ, साइड सर्वे सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम में भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक अपन ने नहीं डाला। सातवां वो भी सर्वे होता है, यानी कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। वो क्वेश्चन अगर मैं आपको थोड़े से ब्रीफ कर दूं, वो क्वेश्चन ये होते हैं कि हमारी स्ट्रीट लाइट कहां पे लगनी है, कितनी रोशनी कस्टमर को चाहिए, अगर मल्टीपल स्ट्रीट लाइट लग रही है तो कितनी दूरी एक दूसरी लाइट के बीच में हम रखने जा रहे हैं, और क्या कस्टमर को सिर्फ सामने की तरफ रोशनी चाहिए, चारों तरफ चाहिए, कितना प्रकाश चाहिए, जिसको लुमिनस कहते हैं। लुमिनस का मतलब होता है कितना प्रकाश चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें सोलर स्ट्रीट लाइट में भी समझनी होती है। तो 7 हमारे सर्वे हो गए। स्ट्रीट लाइट का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया आपका, क्योंकि ये तो अभी आपके पास में सर्वे आया नहीं और इतनी बड़ी जरूरत भी अभी तक आपको भी लगी नहीं गई। लेकिन हमारे सुपर मैक्सिमा से हम शुरू करते हैं। एक एक सवाल के ऊपर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज हमें डालनी चाहिए और राइट चीज क्या होती है। अब यहाँ पे मैं आज कोशिश करूंगा, हो सकता है पूरा सर्वे क्लियर नहीं कर पाऊं, लेकिन इस सर्वे के क्वेश्चंस को एक एक को मैं अच्छे से समझाऊं, बोर्ड पे भी लिखूं, और उसकी पीडीएफ आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन कंपनी के पास सेव रहे कि ये आपको समझाया गया था। आपको नोट डाउन कर लेना है, अपने माइंड के उस पेन ड्राइव में भी डाल देना है, और साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठना है। और मोबाइल हमेशा की तरह हॉरिजॉन्टल मोड में रखना, आड़ा रखना है। जो लैपटॉप से ज्वाइन हो रहे हैं वो अपने सही तरीके से ज्वाइन हमेशा होते हैं, वैसे ही होना है। तो बढ़ते हैं हम सुपर मैक्सिमा की तरफ। माइक ऑफ है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन को शुरू करने के पीछे मात्र एक कारण है, वो है कि साइड सर्वे रिपोर्ट सबसे अच्छी बनी जाए और परफेक्ट बनी जाए। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलता है, क्या मेंस ग्रिड है? सुपर मैक्सिमा का हमारा सिस्टम है, फर्स्ट स्टेज का अगर हम सर्वे भरते हैं तो वहां पे आता है क्या मेंस ग्रिड है, यानी कि बिजली घर की लाइट है या नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर नहीं है तो नहीं देना हम। तो यहाँ हमेशा हाँ होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? हाँ ही होता है। अब है तो दिन में कितने घंटे करती है और रात में कितने घंटे करती है, ये पूरा अपने को प्रॉपर लिखना है। दिन में 2 घंटे, रात में 1 घंटे, या कभी कभी कटती है। कभी कभी कटने वालों में हम दिन में और रात में घंटे नहीं लिख पाएंगे, तो वहां पे हम लिख सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो लिखना पूरा हमें कि दिन में कितने घंटे कटती है और रात में। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्या घर की अर्थिंग हो रखी है, क्या घर की अर्थिंग हो रखी है। अर्थिंग हर एक सिस्टम में बहुत जरूरी है। हमारे ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, चाहे ऑन ग्रिड में तो क्या होता है, हम खुद अर्थिंग कर लेते हैं, कस्टमर के खुद के घर की अर्थिंग का होना जरूरी होता है, लेकिन हमारी एसी साइड की अर्थिंग हम कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन सुपर मैक्सिमा में हमें अगर कस्टमर ने अर्थिंग नहीं की है, नोट में अगर आप देखोगे, अगर घर की अर्थिंग नहीं है तो समझाए कि अर्थिंग अनिवार्य है। अब ये क्या आ गया इसका, कि सुपर मैक्सिमा में अर्थिंग अनिवार्य है, या कोई भी सिस्टम में अनिवार्य है। साथ ही साथ में बिजली का होना भी अनिवार्य है, बिजली का होना भी अनिवार्य है। ये दो चीजें सुपर मैक्सिमम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या कस्टमर को समझाया कि इमरजेंसी बैकअप के लिए हम में से क्या करते हैं कि सुपर मैक्सिमा जब देते हैं तो हो सकता है, अभी तो बहुत सुधार हो गया हमारी टीम में, लेकिन हमें अच्छे से समझाना है कि ये इमरजेंसी बैकअप के लिए है, 1-2 घंटे के बैकअप के लिए है, और एक लिमिटेड लोड के बैकअप के लिए। लोड भी आपको लिखा हुआ मिलता है कि जब बैकअप में इसका कितना लोड चल सकता है, ये पूरा समझाना हमें। हमें इमरजेंसी बैकअप के अंदर इसका कितना लोड ये चला सकता है, ये भी समझाना है। इमरजेंसी में लोड कितना चल सकता है। अब
हमने क्या दिया इमरजेंसी बैकअप के लिए, लेकिन बैकअप कितना, एसी चल रही है अगले की किसी की, तो वो नहीं चलाएगा। यहाँ पे इमरजेंसी बैकअप के लिए अपन ने क्या दिया कि 400-500 वाट का लोड है अगर आपका, तो चला लेगा। साथ में क्या इन्वर्टर और बैटरी को लगाने के लिए पर्याप्त उचित जगह पे उपलब्ध है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम जब सिस्टम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें वहां पे जाके देखना होता है कि स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, स्पेस फॉर इन्वर्टर और बैटरी। बैटरी तो हालांकि अब आ नहीं रही है, अपने को भी पता है कि बैटरी अलग से नहीं आ रही है, लेकिन स्पेस फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए जगह कितनी और कैसी है, हमने इस चीज का अगर अच्छे से आगे से ध्यान नहीं रखा, भले ही हमारा बिजनेस कितना चल रहा है लेकिन कैसे चल रहा है ये देखना जरूरी है। स्पेस का विशेष ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि स्पेस ऐसी जगह पे जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, या वहां पे हमारे बारिश की समय में बारिश आ सकती है, बारिश के छींटे आ सकते हैं, या ऐसी जगह पे जहां पे मतलब कोई भी वेंटिलेटेड जगह नहीं है, ऐसी जगह पे अगर सिस्टम लगा तो सिस्टम का आउटपुट कम हो जाएगा। ये फोटो अगर आगे से अपन ने ऐसी जगह के डाले कि भाई यहाँ पे सिस्टम, भले ही वो सिस्टम नहीं लगे उस कस्टमर के, लेकिन जगह अगर पर्याप्त और अच्छी नहीं है तो आगे से रिजेक्शन की संख्या बढ़ जाएगी। हमें प्रॉपर रूप से फोटो डालना है कि यहाँ पे हमारा सिस्टम लगेगा। हम क्या कर रहे हैं कि फोटो जहाँ पे डिमांड आती है कि 5-4 फोटो अपलोड करने हैं, जहां मर्जी आया जो फोटो अपलोड कर दे, नहीं। इन्वर्टर और बैटरी, या हमारे सुपर मैक्सिमा केस में वो इन्वर्टर इंस्टॉल या माउंट कहाँ होगा, किस दीवार पे होगा, उस जगह का खुला फोटो, ये दीवार है, यहाँ इस तरफ से खुली है, इस तरफ से खुली है, और इस तरफ ये पूरा ये आना चाहिए सामने, ये दीवार पे लगेगा। साथ में हमारी पैनल कहाँ लग रही है, किस जगह पे लग रही है, इतना बड़ा रोल नहीं रखता है पैनल को, क्योंकि पैनल छोटी पैनल है, हर जगह लगा सकते हैं अपन जहां पे प्रॉपर सनलाइट आ रही हो, बट उसके बीच में उचित दूरी, उचित दूरी का भी यहाँ पे ध्यान रखना हमें कि क्या उचित दूरी है इसकी। उचित दूरी का मतलब होता है सुपर मैक्सिमम अगर हमने 6 मीटर, लगभग 20 फीट की दूरी हमारी है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे और पैनल से जो करंट जा रहा है वो करंट इतना नहीं पहुंचेगा। सुपर मैक्सिमा में शायद हम 220 की 2 पैनल दे रहे हैं तो 440 हो गए, तो 440 वाट में से वैसे ही 400 वाट तक नीचे जाता है, और अगर दूरी बढ़ गई तो 350 पे थक जाएगा। तो हमें उचित दूरी रखना है। उसके बाद में क्या, घर की इन्वर्टर वायरिंग हो रखी है, ये बहुत जरूरी है। सुपर मैक्सिमा के केस में घर की इन्वर्टर वायरिंग होना, या ऑफ ग्रिड के किसी भी केस में घर के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग होना बहुत जरूरी है। ये सिंपल से सवाल हमारे से पूछे जाते हैं, हाँ या ना में पूछे जाते हैं। अगर घर की वायरिंग नहीं है तो वायरिंग है तो पॉइंट कहां कहां पे है वो चेक करना है, उसका फोटो भी डालना है। घर में अगर वायरिंग हो रखी है तो घर की वायरिंग के लिए इन्वर्टर कहां पे इंस्टॉल होगा वो जब लिखते हो तो मार्क करना, यहां से इंस्टॉल इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन की पिन भी मिल जाएगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसके केस में, सुपर मैक्सिमा के केस में। अब हम आगे बात करते हैं सुपर मैक्सिमा का स्टेज सेकंड, जब हम बढ़ने जाते हैं सर्वे 2 हम बढ़ने गए, तो सर्वे 2 बढ़ने जाते हैं तो क्या आता है स्टेज 2 में। स्टेज 2 के सारे क्वेश्चन कॉमन है, सारे के सारे क्वेश्चन कॉमन है, लगभग लगभग कॉमन आएंगे जो सभी सिस्टम में बढ़ने होते हैं, लेकिन वहां पे क्या क्या बढ़ना ये हमें ध्यान जरूरी, नहीं तो हम खाली फॉर्मेलिटी के लिए भर के छोड़ देंगे तो आगे आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। सिस्टम में कस्टमाइजेशन चाहिए, सिस्टम में कस्टमाइजेशन है तो क्या क्या लिखे। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि जो सिस्टम हमारी प्राइस लिस्ट में दिया गया है उसमें क्या ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर हो रहा है ऊपर नीचे, वायर ऊपर नीचे हो सकता है, बैटरी का एच ऊपर नीचे हो सकता है, इन्वर्टर की रेटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, पैनल के वॉट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है, वो पूरी डिटेल में लिख लिए। क्यों लिखनी है? क्योंकि जब आप पूरी जानकारी दोगे तो टेक्निकल डिपार्टमेंट तय करेगा कि जो कस्टमाइजेशन है वो फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल का मतलब क्या हमें ये कस्टमाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में कुछ आर्थिक रूप से भी देखना जरूरी होता है कि इसमें अगर कस्टमाइजेशन है तो कितने लेवल तक का और कितना इसका अतिरिक्त चार्ज हो सकता है। तो हमें ये कस्टमाइजेशन के लिए भी पूरा का पूरा सिस्टम ध्यान में रखना और लिखना है। अब उसके बाद में ये चीज प्राइस लिस्ट में बियॉन्ड वो टेक्निकल पैरामीटर और बैकअप के बारे में समझाया या नहीं, इसका मतलब है प्राइस लिस्ट में जो पर्टिकुलर हमारा सुपर मैक्सिमा दिया गया है उसको पूरा पढ़ाना, कस्टमर के सामने बैठ करके अच्छे से समझाना उसको, साथ में हमारी गारंटी पॉलिसी उसके बिंदु समझे। हो सकता है आप नहीं समझा पाओ, लेकिन
गारंटी कैसे मिलेगी और गारंटी नहीं मिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो विशेष रूप से समझाना है। अब समझाने के पीछे हमारा तरीका होना चाहिए। हमने अगर कस्टमर को ये कहा सर इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, हमें समझाने का तरीका अगर अच्छे से आ गया तो हम हमारी बात भी रख लेंगे, कस्टमर अवेयर भी हो जाएगा और हमारी सेल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में हमने ये लिखा इन्वर्टर में कि इन्वर्टर अगर ऐसी जगह पे रखा गया जहां पे धूल मिट्टी या अवांछनीय पदार्थ अगर आते हैं तो उसके उसके उसका उस मतलब रीजन में गारंटी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ में घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वायरिंग में अर्थिंग नहीं है, ऊपर नीचे वोल्टेज हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उस केस में भी नहीं मिलेगी। ऐसे करके कुछ चीजें इन्वर्टर को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमें क्या करना, हमें ये उसकी खासियतें बतानी कि सर ये पैरामीटर है, ये सारे वो पैरामीटर है जो मुझे नहीं लग रहा कोई कस्टमर करता होगा या आप करेंगे। कस्टमर से ये बताइए, मुझे नहीं लग रहा ये आप जैसे वायरिंग अगर ऊपर नीचे हो रही है हमारी, तो आपको भी पता है सर वायरिंग ऊपर नीचे हो रही है तो ये सिस्टम का दोष है, नहीं है हमारे घर की वायरिंग का है, तो हम ठीक करवा लेंगे उसमें, तो ये होने भी नहीं देंगे, मुझे पता आप नहीं होने देंगे ऐसा सिस्टम। उसके बाद में सर ऐसी जगह पे नहीं इंस्टॉल करना, हमें मैं जगह बता रहा हूँ वो प्रॉपर है। अब आपने जगह ही ऐसी बताई जहां पे बारिश का पानी भी आ रहा है या बारिश नहीं है तो धूप आ रही है डायरेक्ट या कुछ भी धूल मिट्टी आ रही है, तो फिर कस्टमर तो आपसे ये कहेगा ना आपने खुद ने चूज किए कहां लगना। तो हमें कस्टमर को ये कहना सर ये है ना यहाँ लगाने से, अगर यहाँ पे नहीं लगाएंगे अपन तो देखो ये गारंटी के अंदर कुछ पॉलिसी दी गई है उसको हम ब्रीच कर जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता सर आपको गारंटी के दौरान कोई दिक्कत आए, तो दिक्कत न आने के कारण मुझे लग रहा है यहाँ पे सिस्टम लगाएंगे इसकी बजाय तो सही रहेगा। कई बार कस्टमर अपने मन से कहता है नहीं मुझे तो ये यहाँ लगाना है, ये नहीं हो सकता है। हमारा सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होगा, आप देख रहे हैं कि कैमरा बार बार मिस्टेक कर रहा है, ये बार बार मिस्टेक करने के पीछे ये कि जहां लगना चाहिए थी वहां पे नहीं लगा। ये कैमरा मिस्टेक करने के पीछे मात्र एक कारण है कि ये जहां इंस्टॉल होना चाहिए था वहां नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से परिस्थिति रह गई है। लेकिन हमारे को पता है तो जो कैमरे वाली कंपनी है उसको हम आज फोन नहीं कर सकते कि आपका कैमरा है ये जो गड़बड़ कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, या आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ ऐसे ब्लिंक कर रहा है, लाइट ब्लिंक कर रही, ये हम उनको नहीं कह सकते। उसके पीछे एक रीजन है कि कंपनी ने हमें समझा दिया ये सिस्टम अगर यहाँ इंस्टॉल करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती, यहाँ करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारे दिमाग में एकदम क्लियर है, हम कंपनी को फोन नहीं कर सकते। हमने क्या समाधान ढूंढा कि जल्दी से जल्दी जहां कंपनी चाहती है वहां पे इंस्टॉल करवाएंगे। यही सिस्टम है, ये कैमरा है जैसे ही हमारा इन्वर्टर सिस्टम है, जैसे ही हमारी पैनल है। तो हमें कस्टमर को समझाना होगा कि ये यहां नहीं लगाने के क्या नुकसान है और यहां पर जहां मैं सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको भी सजेस्ट सही जगह करनी है। तो ये हो गया हमारा कि गारंटी वारंटी पॉलिसी समझाना, पीओ के अंदर दिया हुआ सारा मटेरियल समझाना और हमें इसके बारे में मोटा मोटी आइडिया देकर के फोटोग्राफी दिखाना है। जैसे पैनल हमारी 220 वाट की है, कस्टमर ये समझ के नहीं बैठा मेरी बड़ी पैनल आएगी दो, उसको वाट का नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ 220 वाट से ये समझ के बैठा दो पैनल आएगी मतलब बड़ी वाली आएगी। तो उसको हमें कुछ फोटोज भी दिखा देना है रिलेटेड प्रोडक्ट के, रिलेटेड सिस्टम के, कि ये सिस्टम दे रहे हो आप इस तरह से ये लगेगा आपके। साथ में गारंटी पॉलिसी को मुख्य रूप से समझाने के तरीके से अच्छे से समझा दिया हमने। ये भी तभी राइट करेंगे जब हम गारंटी पॉलिसी समझा रहे हैं। अब उसके बाद में कस्टमाइजेशन चार्ज, ट्रांसपोर्ट और सिस्टम में तकनीकी खराबी आने पर वीडियो भेजना जरूरी। हमने कस्टमर को कई बार हम ऐसा होता है कि हम डर डर के मारे हमने अगर इतनी बड़ी प्रोफाइल है इनको कह दिया कि आपके यहाँ पे सिस्टम में प्रॉब्लम आने पे वीडियो भेजना पड़ेगा आपको, या सर्विस टीम के साथ में वीडियो पे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बंदा इतनी बड़ी प्रोफाइल का आया कि मेरा सिस्टम लेगा ही नहीं। आपको एक चीज समझनी होगी, जितनी बड़ी प्रोफाइल का बंदा है उतनी बड़ी समस्या दे सकता है हमें, अगर उसको अच्छे से नहीं समझाया। हमने पहले ही समझा दिया उसको, ये नहीं कहना सर आपको वीडियो भेजना पड़ेगा। सर इस सिस्टम में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके यहाँ पे जो भी बंदा इसको देख रेख कर रहा है, जो भी होम टेकर है आपका, जो भी इसका केयर टेकर है, जो भी आपका पियोन है या आपका छोटा भाई है, घर में आपकी भाभी जी है, कोई भी जब भी प्रॉब्लम आने पे ये सर्विस टीम के नंबर है और इस नंबर से कॉल करके आपको वीडियो कॉल या वीडियो पे सपोर्ट करना है, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। अगर हमने वीडियो वगैरह नहीं भेजा तो सर समाधान में देरी आ सकती है। अब क्या होगा यहाँ पे ये हो जाएगा और बंद हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कस्टमर पहले से अवेयर रहेगा और वो सिस्टम किसी न किसी को हैंड ओवर करके बोलेगा कि भैया आप इसका कभी भी जरूरत पड़े तो वीडियो भेज देना। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मैंने 2-4 ऐसे क्लाइंट से, हमारे सोलर एडवाइजर के द्वारा जो क्लाइंट मिले,
हाई प्रोफाइल के क्लाइंट, तो वहां पे जब डील की तो उसमें ये चीज स्पष्ट कर दी। तो आज कभी भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल वो स्टाफ को भी कह के रखते हैं कि आपको वीडियो भेजना कंपलसरी है। साथ में कस्टमाइजेशन का कोई भी चार्ज है, चार्ज हमें पूरा कस्टमर से कन्वे करना। कस्टमर नहीं दे रहा है, आपका लुकआउट है कैसे क्या, तो हमारे मैनेजमेंट को भी उसके बारे में अवगत करवाना कि यहाँ पे ये चार्ज है जो वो बियर करेगा, मैं बियर करूंगा, या हमें मिलकर के बियर करना है, क्या इस पे हो सकता है बेस्ट से बेस्ट। तो इसके लिए पहले ही सारी चीजें हो जानी चाहिए। यहाँ से जब कंफर्मेशन कॉल जाता है और कॉल में अगर किसी प्रकार का कोई समझाया जाता है कि आपको ये चार्ज नहीं देना है या ये करना है, तो उस टाइम कस्टमर के और मैनेजमेंट के बीच में कुछ बात होती है और वो कस्टमर आपसे कुछ बात कहता है और कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो जाता है और एक कंफ्यूजन सा पैदा हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें हमेशा कस्टमर को पहले ही ट्रांसपोर्ट चार्ज आदि के बारे में बता देना है और वीडियो भेजना। ये कॉमन सवाल कुछ है जो सेकंड स्टेज के, हर बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हर स्टेज में। सिर्फ हम बात करेंगे अगले सिस्टम के बारे में कि अगला हमारा ऑन ग्रिड का। ऑन ग्रिड के सिस्टम में जब हम सर्वे बढ़ने जाते हैं तो हमारे कस्टमर के वहां पे सत्य समाधान में आता है कि जब हमें ये पता चलता है कि कौन सा सिस्टम लगना है, क्यों लगा रहा है, उसके बाद में कौन सा लगेगा। ये अगर हमने सोलर का पंच कल्याण सूत्र समझा है, आराम से समझा सकते हैं। वहां जाते ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे लाइट की कटौती कितने घंटे की, लाइट की कटौती दिन में है या रात में है और कितने घंटे की। इससे ये तय हो जाएगा कि इसके यहाँ पे जो यूनिट बन रहे हैं, सेकेंड आ गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट स्टेज में सेक्शन लोड कितने, अब लाइट की कटौती का पता करना, कितने घंटे की कटौती है, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा मैं लिख के बता दूंगा। वैसे तो आपको समझना है क्लियर, तो आपको जब सर्वे बढ़ने जाते हैं तब सब दिखते हैं कि क्या चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बिजली की कटौती सबसे पहला आ रहा है। कटौती, कटौती कितने घंटे की, कटौती में दिन में है अगर ज्यादा तो यहाँ पे हमें दिन में अगर 1 से 2 घंटे की कटौती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं देना है। ऑन ग्रिड सिस्टम क्यों नहीं देना है, क्योंकि 1 से 2 घंटे में जनरेशन नहीं होगी और जनरेशन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम जो कमिट कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर भी कस्टमर अगर कहता है मुझे तो ऑन ग्रिड दे दो, मैं जो भी है अंडरस्टूड है और मैं समझ लूंगा, तो उसके लिए एक जो हमारी टेक्निकल कॉल होती है यहाँ पे कंफर्मेशन वाली, उसमें कस्टमर से कंफर्म किया जाता है। तो ये भी हमें पहले समझाना कस्टमर को कि भाई आपके पास आप कह रहे हैं मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं मेरी कभी कभार 1-2 घंटे कटती है लाइट तो मुझे एग्री है, बट मैं हाइब्रिड की तरफ नहीं जाऊंगा, इतना मेरा बजट नहीं है, सो एंड सो कोई भी कारण हो सकता है। तो वहां पे आप कस्टमर से कहिए कि भाई कंफर्मेशन कॉल जब आपके पास में आएगी तब आपसे इस चीज का पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल बता देना बिल्कुल मैं एग्री हूं और ले रहा हूं। लेकिन ऐसा हमें कोशिश करनी है कि इससे हमें बचे। उसके बाद में सैंक्शन लोड, दूसरा आ रहा है सैंक्शन लोड। अब सैंक्शन लोड के अंदर सैंक्शन लोड जो है वो सिंगल फेस है या 3 फेस ये पता करना है। अब रिक्वायर्ड किसकी है, 6 किलोवाट और अबो का सिस्टम है तो हमें 3 फेस चाहिए। 3 फेस चाहिए तो हमें क्या करना है, पहले लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बढ़नी है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि मतलब हमें बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। सिर्फ बिल देखना है, बिल में लोड दिख रहा है हमें कि कौन सा लोड है और उस लोड को बढ़ना। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है बिजली बिल में यूनिट खपत के कैलकुलेशन के अनुसार कितने किलोवाट का सिस्टम लगेगा। ऑन ग्रिड की कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके हमें कस्टमर को बताना है कि इतने किलोवाट का लगेगा और वही सिस्टम यहाँ पे आपको लिखना है। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कस्टमर को लगने वाले सोलर सिस्टम से औसत प्रतिदिन कितने यूनिट बढ़ेंगे, ये प्रॉपर समझाना है। 4 से 5 यूनिट औसत हमारे प्रतिदिन बढ़ेंगे। साफ पैनल को सही समय पे करते हैं और 365 दिन का एवरेज लेंगे तो 5 यूनिट के लगभग आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो दो राय कब नहीं है, जब कस्टमर पूरी उसकी केयरिंग कर रहा है, समझ रहा है उसको। बिजली घर से संबंधित कोई भी कार्य कस्टमर को ही करवाना है, आपको हमेशा कस्टमर को कन्वे करना है ये काम आपका है, कंपनी नहीं करेगी। आपके भी आप पे अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कर लूंगा, ये बोलना। मतलब आप अगर करना चाहते हैं
तो आपको ये बोलना है कि मैं कर लूंगा आपके भी आप पे, लेकिन कंपनी नहीं करती है। कंपनी सिर्फ सजेस्ट कर देगी, गाइड कर लेगी, ये काम सारा मैं करता हूँ, मैं कर लूंगा आपके लिए, बाकी होता आपका ही है, आप नहीं करना चाहते तो मैं कर लूंगा आपके सपोर्ट से। इस तरह से ये पूरा समझा के इसको, हाँ, लिखने में लोड बढ़ाना, सोलर अप्रूवल, नेट मीटर टेस्टिंग, आप चाहे तो अपने स्तर पर करवा सकते हैं, नोट में लिख दिया। अब बिजली बिल का साफ फोटो अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बिल का फोटो जो डालते हैं धुंधला डाल देते हैं, कई जगह पे तो ऐसा देखा कि क्या बताएं, पांव ऊपर रख करके पांव पांव दिख रहा है, बिजली का बिल दिख ही नहीं रहा है। तो हमें बिजली का फोटो एकदम साफ सुथरा डालना है, क्योंकि बिजली के फोटो से सारी चीजें समझ में आती है। अब ये साफ सुथरा फोटो डालना है। उसके बाद में क्या घर की अर्थिंग हो रखी है, इसकी मैक्सिमम साइज 10 MB PNG JPG या जो भी फॉर्मेट है उसमें, PDF वगैरह में मैक्सिमम साइज 10 MB की है फोटो की, ये भी ध्यान में रखना। साइज सप्रेस कर सकते हैं, साइज है वो बड़ी में अगर क्लिक हो जाए फोटो तो उसको साइज को सप्रेस करके छोटा बनाया जा सकता है। ये भी टेक्नोलॉजी अगर आपको पता नहीं है तो अपने किसी वरिष्ठ से, किसी जानकार से या गूगल बाबा से, किसी से भी, आजकल तो एक गूगल बाबा के साथ में एक गूगल बाई भी आ गई है, AI, ठीक है, वो बहुत अच्छा बताती है और भी अच्छा बताती है। क्योंकि आपको पता है ना, मतलब कि अभी नारी महान होती है, तो अब AI आ गई है जो नारी के रूप में आई, गूगल है वो पुरुष के रूप में। तो हमारे से आगे नारियां बढ़ती है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि नारी से ही हम है। तो ये AI से भी आप आराम से पूछ सकते हैं। AI का सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग ही करना हमें, उसका कई बड़े दुरुपयोग भी हो सकते हैं, उसके कारण हमारे डेटा वेटा भी इधर उधर हो सकते हैं, उसका सावधानी रखनी है आपको, ये अपने स्तर पे। उसके बाद में घर की अर्थिंग का, इसमें भी घर की अर्थिंग नहीं है तो समझाइए कि अर्थिंग करवा लें ऑन ग्रिड के केस में। अब कस्टमर चाहता है कि मेरी अर्थिंग हो नहीं रखी और मैं अभी कैसे करूं, तो हमें हमारी टीम से भी करवा सकता है। हमारी टीम जो इंस्टॉलेशन करने जा रही है, अतिरिक्त चार्ज नॉर्मल 3-4 हजार रुपए मेरे हिसाब से वायर के हिसाब से लगते हैं, कितनी वायर की दूरी है, और आराम से अतिरिक्त चार्ज देकर के हमारे से भी करवा सकता है कस्टमर, और करवाना भी चाहिए। घर की अर्थिंग का हो गया। छत किस प्रकार की, यहाँ पे हमें देखना है कि छत की जब बात आती है, रूफ की बात आती है, तो पूरा पता करना है, आराम से पता करना है। 3 चीजें हमने दी है, RCC, टीन शेड और अदर। अदर के अंदर कोई ऐसी छत तो नहीं, ईंटों की छत होती है कई बार। अब वो ईंटों वाली छत में हम जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो स्ट्रक्चर का फाउंडेशन के लिए जो नट या जो क्या कहते हैं उसको, फास्टनर जो लगते हैं, वो फास्टनर लगाते ही वो छत खुद हिलने लग जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और आने वाले जब भी कोई ऐसी दिक्कत आए तो उस टाइम उड़ सकता है ये स्ट्रक्चर। तो हमें ध्यान रखना है कि अदर में अगर हम लिख रहे हैं तो टेक्निकल टीम को और पूरा खुला लिखना, कस्टमर को ये छत वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है। जहां हमें डाउट लग जाए कि यहाँ पे हो सकता है कि ना तो टीन शेड दिख रहे हैं, ना RCC दिख रही है, ना पट्टियां दिख रही है, तो वहां पे आपको अच्छे से क्लियर करके ही यहाँ पे लिखना है कि कौन सी प्रकार की छत है। दक्षिण दिशा में पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह का क्षेत्रफल लिखें। अब ये क्षेत्रफल हम लिखते नहीं है, प्रॉपर नहीं आता, कई जगहों के हमने क्षेत्रफल देखे कि प्रॉपर नहीं आता है। वहां पे हमें पूरा दूरी नाप करके आपके, मैंने कल हमारे एक सोलर एडवाइजर की गाड़ी में मैं बैठा तो देखा कि वहां पे फीता पड़ा था, मुझे अच्छा लगा, उनका फीता रखने लग गए, क्योंकि ये हमारे शस्त्र है। हमारे पास में हमारा वो मीटर क्या कहते हैं, वो क्या मीटर का नाम है, क्लैम मीटर। क्लैम मीटर, फीता और दिशा सूचक, जिसको मतलब हम मोबाइल में भी देख सकते हैं, तो उस सब चीजों का हमारे पास में होना जरूरी है। साथ में छत पर किसी प्रकार की कोई अन्य जगह से हम क्या करते हैं, कई बार कह देते हैं चलो लग जाएगा सर, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कस्टमर को ये दिखाना भी है कि यहाँ पे बिल्डिंग बनने से दिक्कत आ सकती है, या ये बड़ी बिल्डिंग है इसकी दिक्कत आ सकती है, इस पेड़ की आ सकती है, पेड़ कटवाना नहीं है। पेड़ के कटवाने के अलावा क्या समाधान हो सकता है, क्या उसकी कोई डाली काट के समाधान किया जा सकता है, ये समाधान भी हमें देख करके। और जब हम वीडियो भेजते हैं, आगे वीडियो आएगा हमारा, तो जब वीडियो के टाइम में हमें पूरा प्रॉपर वीडियो 10-12 सेकंड में बन जाता है। दक्षिण दिशा से शुरू करना है, दक्षिण दिशा से शुरू करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिशाओं को बताते हुए और बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के, और जहां सिस्टम लग रहा है उस सिस्टम जहां लग रहा है वहां पे सेंटर पे खड़े होकर के वीडियो बनाना है। साथ में फोटो जो अपलोड करते हैं वो फोटो सेंटर नहीं होकर के एक साइड में जाकर के पूरी जगह जहां पे हमारा सिस्टम लगता है वहां का फोटो अपलोड। साथ में उसके बाद में ऑन ग्रिड के केस में ACDB DCDB और इन्वर्टर कहां लगेगा वहां का फोटो, उसके बाद में नेट मीटर सोलर मीटर कहां लगेंगे वहां का फोटो, साथ ही साथ में अर्थिंग कहां कर सकते हैं हम। तो 4 फोटो और 5वां फोटो पूरे घर का फोटो
दूर से अपन ले सकते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि घर में कैसे क्या हम माल चढ़ा सकते हैं और क्या फिजिबिलिटी बन रही है। अगर हमारे वहां पे जिस भवन पर सिस्टम लग रहे हैं और वो 1 प्लॉट 2 प्लॉट थर्ड प्लॉट 3 प्लॉट कितने का है, जितना जितनी जगह का है, माल चढ़ाने के लिए टेक्निकल टीम की, इंस्टॉलेशन टीम की हेल्प करने की भी हमें कस्टमर से बात करनी है, या खुद अगर वहां पे अवेलेबल है तो खुद से हेल्प करके वो माल हमें वहां पे चढ़ाना है। क्योंकि अब यहां से बिल कटने के बाद में ये माल कस्टमर का हो जाता है और उसमें कस्टमर की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे इस सिस्टम को ऊपर तक चढ़ाए। नहीं चढ़वाता है तो हमें कम से कम सपोर्ट जरूर करें कि भाई ऐसे चढ़ाया जा सकता है, इस तरह से हमारे वहां लोकल किसी भी चीज की जरूरत पड़ने पे जरूर हमें करें। एसीडीबी डीसीडीबी का मैंने अभी बताया आपको, साथ ही साथ में एसी केबल, डीसी केबल, ईसी केबल, इसकी लंबाई क्या लगने वाली वो आप प्रॉपर लिख के भेज सकते हैं। सीधा आपके पास में मोटा मोटी रूप से हमारा इन्वर्टर यहाँ लग रहा है, यहां से अगर यहाँ जाते हैं तो ये लंबाई बन रही है, उसमें 5 फीट 7 फीट एक्स्ट्रा एड ऑन करके मैनेजमेंट के उसमें सर्वे में सबमिट कर लो। चार्ज क्या रहेगा, कौन देगा, कितना देगा, ये सेकंड स्टेप है, लेकिन पहले हमें प्रॉपर जानकारी बढ़नी है कि यहाँ पे कितना वायर लगेगा, ईसी वायर, डीसी वायर और एसी वायर। उसके बाद में आ रहा हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये अक्षांतर देशांतर की फोटो। ये फोटो डालने से अब तो हम सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं कि जहां से आप फोटो खींचेंगे अपने नॉर्मल कैमरे से खींचेंगे तो भी वो अपने आप ही, और सिस्टम इतना अपडेट हो रहा है कि अब आपको फोटो खींच के अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले कुछ समय के बाद में सीधा आप सर्वे वाला पेज खोलोगे, सर्वे वाले पेज पे कैमरा ओपन करते ही आप वहां से फोटो अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमने कई जगह पे करते हैं। ये भी जल्दी होने वाला है। तो ये होने के बाद तो हमारा ऑटोमेटिकली लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड फोटो आ जाता है, और प्रॉपर जितना ही आएगा तो कंपनी 3D डिजाइन बना करके भी कस्टमर और आप तक पहुंचाने वाली है। इसके लिए हमें पूरा प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, तब ये संभव होगा। हो सकता है कि आज हमें संघर्ष करना पड़ जाए इन डेटा के लिए और सेल के लिए, लेकिन आने वाले 1 2 3 साल के बाद में हमारा सिस्टम परफेक्ट आउटपुट देगा, तो कस्टमर हमें कमेंट करेगा अपने 2 4 और लोगों को, ताकि हमारा बिजनेस और हमारी ग्रोथ वहां से होगी। तो ये हो गया सिस्टम के फोटोज हो गए, और वीडियो अपलोड करना जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से वीडियो अपलोड करना। अब हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें जो लगभग लगभग कॉमन हमने बात, ऑन ग्रिड में हमें क्या स्पेशल अलग बात करनी है, सुपर मैक्सिमा में हमें देखना कि ग्रिड है या नहीं है, और क्या ये इमरजेंसी बैकअप में नॉर्मल लोड के लिए है या नहीं है। पहली नंबर, ऑन ग्रिड के अंदर हमें देखना है ग्रिड दिन में तो नहीं कटती है, और 3 फेज सिंगल फेज कितना लोड है उसका ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इसके अलावा बाकी वाले सिस्टम में अलग क्या है। मैंने फोटोज की, फोटो लेना, इंस्टॉलेशन कहां पे होगा, सिस्टम कहां लगेगा, केबल की लंबाई कितनी है, अर्थिंग कहां लगेगा, घर के अंदर लगने की स्थिति क्या जा रही है, वीडियो कैसे बनाना है, दक्षिण दिशा से शुरू करके धीरे धीरे घूमते हुए वापस दक्षिण दिशा की तरफ, एक फोटो जो क्लियर छत का पूरा, छत का लेफ्ट राइट या पूरी दिशाओं का नाप एकदम प्रॉपर होना चाहिए हमारे पास में। ये चीजें छोटी छोटी चीजें जो पूरी ध्यान में रखनी है हमें, ये कॉमन चीजें हर एक सिस्टम के लिए। हर सिस्टम की अलग अलग क्या जानकारी जो देनी होती है। जैसे हम अगले सिस्टम की बात करेंगे, तो अगला सिस्टम हमारा आ रहा है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेज का सर्वे आया, सारे वो के वो पैरामीटर है, सारी की सारी वो चीज है। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा निकल के आई है, वो निकल के क्या आई है कि सिविल वर्क, फाउंडेशन वगैरह बनने के लिए कस्टमर को समझाना है कि आपको सपोर्ट करना हमारी टीम, सीमेंट बजरी मूंगे की व्यवस्था करते हुए हमें हमारी टीम को सपोर्ट करना। इसमें सिर्फ एक बात है जो और सेकंड स्टेज में दूसरी आई, बाकी सारी वही चीजें। स्ट्रक्चर की बात आ गई, एक दूसरी बात आ गई स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की लंबाई मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी लंबाई कर दी है। स्ट्रक्चर अगर 7 फीट तक लगता है, 6 फीट से आगे से उठता है और 10 फीट तक जाता है तो कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करना होता, अभी लंबाई एक्सटेंड कर दी। लेकिन फिर भी कई जगह पे स्ट्रक्चर की मोटाई बढ़ानी पड़ सकती है, पाइप की मोटाई बढ़ानी पड़ सकती है, या दूसरे तीसरे किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में अगर बदलाव होते हैं तो उसको भी हमें कस्टमर को समझाना है, उसकी हाइट के अनुसार जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त चार्ज वास्तविक बनता है वो लेना है। अब हम ऑफ ग्रिड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ऐसी कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं आ रही है। घर की अर्थिंग का हो गया, ग्रिड का बिल का फोटो है तो देना है, मैन ग्रिड है तो दिन में और रात में कितनी करती है। ऑफ ग्रिड के अंदर जो अलग चीज आई है वो ये आई है जिसमें कैलकुलेशन काम आएगी हमारी। हमें कितनी कैलकुलेशन आती है, हमने कितना जब पंच कल्याण सूत्र से पहले
जब हमने सोलर सिस्टम को समझा था, तो कितना समझा। यहाँ पे हमें तीनों लोड रेसिस्टिव, ऑब्लिक कैपेसिटिव, ऑब्लिक इंडक्टिव, जैसे आरवाईबी की तरह आरसीआई है, आरवाईबी है वैसे ही आरसीआई लोड होते हैं। आरसीआई लोड की कैलकुलेशन हमारे पास में बराबर होनी चाहिए। ये लोड है, इसकी कैलकुलेशन ऑफ ग्रिड लगाते हैं तो बराबर होनी चाहिए। अब यहां पे आपको सवाल मिल रहे हैं, रेसिस्टिव लोड कितना है, इंडक्टिव लोड कितना है, कैपेसिटिव लोड कितना। ये पूरा बढ़ना हमें प्रॉपर जानकारी लेकर के सही तरीके से बढ़ना है। इनके यहाँ पे 1 एचपी की मोटर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटिव लोड जहां पे आ रहा है, सॉरी इंडक्टिव लोड, वहां पे 1 एचपी लिख देना। अगर वहां पे 1.5 टन की एसी है, तो वहां पे हमें 1.5 टन की एसी को 1 टन के अंदर 1200 वाट होता है। 1 टन के अंदर 1200 वाट होते हैं, तो 1.5 टन की एसी में 1800 वाट एसी। आप चाहे तो 1.5 टन एसी भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर पूरा लिखना है। कैपेसिटिव लोड कितना है, इसमें इक्विपमेंट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें वोल्टेज लिखना है यहाँ पे। कैपेसिटिव लोड है वो 800 वाट का है। अब रेसिस्टिव लोड कितना है, रेसिस्टिव लोड है वो 300 वाट का। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये 1 एचपी की मोटर, 1.5 टन की एसी, कैपेसिटिव लोड हो गया हमारा, वो हो गया 800 वाट का। अब ये सिस्टम कितने का बन रहा है, सिस्टम टोटल यूनिट कितने खर्च कर रहा है, वो खर्च करने के लिए हमें पूरी कैलकुलेशन जो हमने समझी उस तरीके से करनी होगी कि रेसिस्टिव लोड कितने घंटे चल रहा है, 8 घंटे चल रहे हैं 300 वाट के बल्ब, तो ये हो गए 2.5 यूनिट के लगभग, क्योंकि 8 3 24, 2400 वाट जा रहा है। 2400 वाट में अगर हम 1000 का भाग देंगे तो यूनिट निकल के आ जाएंगे हमारे। यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यूनिट निकालने के लिए हमें टोटल लोड के अंदर, टोटल लोड जो हो रहा है उसके अंदर हमें 1000 का भाग देना है, क्योंकि 1000 वाट का 1 यूनिट होता है। 1000 वाट 1 घंटा जब चलते हैं तो 1 यूनिट खाता है। 1000 वाट 1 घंटा, 1 घंटा, पूरे 1 घंटे तक 1000 वाट का कंटिन्यू लोड चलता है, तो 1 यूनिट की खपत होती है उस बिजली की। इस तरह से हमें क्या करना है कि ये 8 घंटे तक 300 वाट का लोड चलेगा, तो 2400 यूनिट, 2400 वाट का कंजप्शन हो गया। 2400 वाट को अगर हम 1000 में काउंट करेंगे तो 2.5 यूनिट हो गया हमारा। इस तरह से हमें ये कैलकुलेशन निकालते हुए, उसके बाद में तीनों लोड की कैलकुलेशन के बाद में सिस्टम कितना लगता है, ये आपने ऑफ ग्रिड की कैलकुलेशन में अच्छे से समझा। और भी प्राइस इसमें दिया हुआ है, समझ सकते हैं, हमारे वरिष्ठ साथी से समझ सकते हैं। ये पूरा समझने के बाद में बात करते हैं कि ग्रिड दिन में और रात में कितने घंटे करती है, अलग अलग लिखनी है यहाँ पे। बाकी सारी की सारी चीजें वही है जो हमने पहले ऑन ग्रिड में अब लिखी थी, सब चीजें वो, सिर्फ ये 3-4 फर्क है जो आ रहे हैं, ये हमें अच्छे से समझ करके और पूरा ध्यान रख करके डालना है सर्वे में, सर्वे सबमिट करना है। क्योंकि आगे हम जब सब समाधान समझेंगे तो सब समाधान में आपको मीटिंग एज इट इज करनी है, जैसे कल से आपको समझाया जाएगा कि ये मीटिंग यहां से शुरू करनी है और यहां तक मीटिंग को खत्म करनी है। उसके बाद में रिकॉल की बात आती है, ओपनिंग की बात आती है, या और कोई सवाल आ सकते हैं, वो सवाल का जवाब हमें जरूर देना। लेकिन हमें मीटिंग शुरू कहां से करनी है और मीटिंग को विराम कहां पे देना है, खत्म नहीं करनी है, समाप्त करना, विराम देना है। विराम देने के बाद में और क्या सवाल आते हैं और किस तरीके से हमें करना है, ये पूरा तरीका हम कल से समझने का प्रयास करेंगे और समझते हुए भी आए हैं इतने दिन से। तो ऐसा मुझे कोई यहाँ पे दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं लगा। वही है, सोलर स्ट्रक्चर की लंबाई ज्यादा है तो लिखना है, कस्टमाइजेशन, बियॉम, सारे क्वेश्चन कॉमन आ रहे हैं ऑफ ग्रिड के भी। अब बात कर लेते हैं हम हाइब्रिड सिस्टम की। हाइब्रिड जहां इंस्टॉल करना वहां की फोटो अपलोड करें, जहां इंस्टॉल करना वहां का वीडियो अपलोड करें। हाइब्रिड के अंदर ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के कॉमन सवाल है, लाइट कितने घंटे रहती है, कितने घंटे कट होती है, और जब कटौती है तो कौन सी टाइम में क्या कट होती है, उस हिसाब से हमें लिखना है। औसत कितने यूनिट की खर्च होती है, उसके बाद में बिजली कनेक्शन किस प्रकार का है, कस्टमर को लगने वाले सोलर सिस्टम से औसत कितनी यूनिट बन रही है वो समझाना है। साथ ही साथ में बैकअप के लिए बैकअप की पूरी गणना, रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, कौन सा लोड है, ये लोड की गणना करके उसको बैकअप के बारे में समझाना। वही चीजें यहाँ पूछी गई है जो हमने पीछे 2 सिस्टम में जो चर्चा की है, वही चीज यहाँ पूछी गई है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई तीसरी नई चीज डालनी है या कोई दिक्कत आ सकती है आपको डालने में। सेकेंड स्टेज पे
वही सारे सवाल। लोकेशन वीडियो खराबी होने पे वीडियो भेजना है आपको, कस्टमाइजेशन चार्ज है तो अलग लगेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, और गारंटी पॉलिसी क्या है हमारी, किस तरह से आपको देख रेख रखनी है, कहाँ पे करना। पांच चार चीजें अगर ध्यान में रख ली, मुख्य रूप से सिस्टम कहाँ लगना है, इन्वर्टर कहाँ लगना है, अर्थिंग कहाँ होना है, वायर की लंबाई कितनी है, और सिस्टम कितने किलोवाट का लगना है। बस ये कोई बड़े सवाल नहीं है, मात्र 4-5 सवाल है जो हमें पता होना केमिकल चाहिए। अब आ गया वाटर पंप। परीक्षा वाटर पंप में इन सब सिस्टम से लेकर के कुछ चीजें जो अलग हो रही है, यानी कि स्टेज फर्स्ट का सर्वे में कुछ चीजें जो अलग ही आएगी, क्योंकि वाटर पंपिंग सिस्टम है। वाटर पंपिंग सिस्टम में सबसे पहले गहराई कितने मीटर है, मैंने आपको उस दिन समझाया था, वही गहराई है कि हमारे नलकूप की गहराई टोटल उसका कितना खुदा हुआ है। यहां पे हमने लिख दिया 300 फीट, लिख दिया मतलब जो है वो एक्चुअल लिखना, लेकिन एक एग्जांपल 300 फीट का ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कल से आप 300 फीट लिखना शुरू कर दो हमें। उसके बाद में पंप सेट कहां लगना है, पंप सेट कहां लगना है, मतलब कि बोरवेल, टैंक, ओपन वेल। अब बोरवेल में लग रहा है तो सबमिसिबल आएगा, हमें इसलिए बोरवेल वहां लिख देना है। टैंक में लगना है तो हमारी मच्छी मोटर या मोनोब्लॉक आएगा। और तीसरा ओपन वेल, यानी कि दोनों में, ये दोनों तीन ही लगते हैं सिस्टम। एक बार ऐसा हो गया कि कस्टमर को यहां से कॉल गया और इसमें लिख सबमर्सिबल पंप दिया और लगना वहां पे कोई दूसरा सिस्टम था, तो कॉल यहां से सबमर्सिबल पंप की तरह चली गई, तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो हमें ये चीज पूरी ध्यान से लिखनी है कि यहाँ पे इसके ओपन वेल लगेगा या बोरवेल में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, टैंक में लग रहा है। उसके बाद में हमें ये भी लिख देना है कि यहाँ पे इसके मोनोब्लॉक लगेगा या ओपन वेल लगेगा या सबमर्सिबल लगेगा। उसके बाद में पानी का स्तर कितने मीटर पे, जैसे कल मैंने समझाया था आपको, जब हमने वाटर पंपिंग सिस्टम समझा था कि पानी का स्तर का मतलब है कि 300 फीट की खुदाई में क्या 240 फीट पे पानी है, ये स्तर लिखना है। और ये स्तर स्थायी वाला लिखना है। भले ही पहले पानी, लेकिन 10 मिनट चलने के बाद पानी कहां ठहरता है, पानी का ठहराव कहां आता है, जहां से पानी नीचे नहीं जाता है, वो स्तर यहां पे लिखना है कि पानी का ठहराव। ठीक है। उसके बाद में कितने एचपी का लगना है, एडमीटर सहित लिखिए। वहां पे हमें सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अपने आप निकल जाती है कि इतने एडमीटर का कस्टमर के लगना है। हो सकता है आपने कुछ अलग सजेस्ट किया हो, तो यहां से जब कॉल जाता है या यहाँ का टेक्निकल बंदा आराम से देख करके देख लेगा कि हमारे एडवाइजर ने थोड़ा सा इनको, जो सिस्टम है वो समाधान में थोड़ी दिक्कत रह गई, तो उसको बैठ करके म्यूचुअली कंसेंट यानी आपस में बातचीत करके क्लियर किया जा सकता है। क्या बोरवेल है बहुत ओपन वेल के पास उचित दूरी पर स्ट्रक्चर की ट्री। अब यहाँ पे क्या है, ट्री लगती है स्ट्रक्चर की मुख्य रूप से, ज्यादातर, कभी कभार छत पे भी लग सकता है, लेकिन ज्यादातर ट्री लगती है। अब ट्री में उचित दूरी है या नहीं है, ऐसा नहीं ट्री बहुत लंबी जा रही है, बहुत लंबी पे केबल की लंबाई बढ़ेगी, जैसे ही उसके फ्रीक्वेंसी में फर्क आता रहेगा, वीओसी घटती रहेगी। उसके बाद में ये आ रहा, पंप सिर्फ दिन के समय में ही काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पंप जो काम करता है वो दिन के समय में ही करेगा, ये हमें समझाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं समझेंगे कि ये तो 24 घंटे काम करेगा, तो ये चीज हमें समझा करके, वाटर पंप जो है सूर्य की रोशनी में ही काम करता है। उसके बाद में सारे क्वेश्चन है जो वही आ रहे हैं जो नॉर्मली सब सिस्टम में आ रहे हैं। ऐसा कोई अलग दूसरा तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा सर्वे में, तो नॉर्मल से क्वेश्चन जो हमें सर्वे में सबमिट करने होते हैं। अब मैं आज कंक्लूजन अगर समझाऊंगा इसका, वाटर पंपिंग सिस्टम में सेकंड स्टेज के कौन सा वाटर पंपिंग सिस्टम लग रहा है, सबमर्सिबल, ओपन वेल, मोनोब्लॉक। जैसे हमने पहले समझा कहां लग रहा है, उसके हिसाब से कौन सा लग रहा है तय हो जाता है। तो कौन सा लगने के बाद में वही वापस सिविल वर्क से लेकर के सारी चीजें वही कॉमन आ रही जो हमें हर एक सिस्टम में समझानी होती है, और मैंने इतने दिन पहले आपको समझाई। अब हम आगे के लिए एक सिस्टम हमारा और है जो वाटर हीटर सिस्टम है। वाटर हीटर में सिस्टम के अंदर तीन चार चीजें जो विशेष ध्यान रखनी, तीन चार चीजों में क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा एक नाजुक सिस्टम है जिसको बेचते समय, लगाते समय और लगने के बाद भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला इसमें देखना होता कि दक्षिण दिशा में पर्याप्त जगह है या नहीं है, चलो ये जगह देख ली। उसके बाद में प्लम्बर या सैनिटरी का काम, जो सैनिटरी का काम है वो पूरा का पूरा कस्टमर का रहता है। हम सिर्फ आउटपुट और इनपुट दो चीज निकाल के देंगे, बाकी आगे का काम है वो कस्टमर को करवाना है, अपने प्लम्बर को बुला करके करवाना है। हमारा काम है कि सिस्टम हम पूरा का पूरा इंस्टॉल कर देते हैं।
ये इंस्टॉल कर दिया हमने सिस्टम ट्यूब के साथ में। अब उसके बाद में पूरा का पूरा काम है जो कस्टमर का खुद का रहता है। यहाँ इसका इनपुट रहता है और सॉरी आउटपुट रहता है और यहाँ इसका इनपुट रहता है। नीचे की तरफ इनपुट, ऊपर की तरफ आउटपुट, क्योंकि पानी की खुद की एक केमिस्ट्री है कि वो गर्म पानी ऊपर की तरफ रहता है। तो ये सिर्फ हम देने के बाद में आगे उसको कहां तक ले जाना है और कहां से पानी लाना है, ये हौद जो बना हुआ होता है वो इस जहां पे हमारा सिस्टम लगता है इससे थोड़ा ऊपर हौद होना चाहिए जहां से पानी आएगा, और जो जा रहा है वो कहां पर ले जाना, उसको कौन से बाथरूम में, किचन में, कहां ले जाना उसको, ये पूरी की पूरी हमारे सिस्टम को हमारे कस्टमर को ये समझाना कि ये आपका सिस्टम है, आपको लगवाना कहां पे, हम इनपुट और आउटपुट देते हैं। तो ये पूरा। और सूर्यास्त के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली है, सूर्यास्त के बाद में जितना ठंडा पानी डालोगे उतना ही, यानी कि जितना गर्म निकालोगे उतना ही ठंडा अपने आप आता रहेगा। और इसके लिए कस्टमर चाहे तो कॉक बंद कर सकता है, लेकिन सूर्य उदय होते ही कॉक वापस स्टार्ट करना होता है। इसलिए हमें क्या है, ये समझाने से कभी कभार हवन करते हाथ जल जाते हैं। यानी कि हम तो कस्टमर को सुविधा के लिए समझाते हैं कि आप इसमें अगर कॉक बंद रखोगे तो पानी गर्म ही रहेगा, लेकिन कस्टमर सुबह भूल जाता है, याद नहीं रखता और कॉक ऑन नहीं करता है तो ट्यूब फट सकती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कस्टमर को ये कहना कि अगर इस चीज की जिम्मेदारी आपकी है, ट्यूब की हमारी कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से हमने सर्वे के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं छूट गई जो हमने समझी नहीं है, और ऐसा कोई है भी नहीं जो सिस्टम जो, इसके लिए एक चीज है कि ये सिस्टम जो हमारा वाटर हीटर है इसको ऊपर तक चढ़ाने की पूर्ण जिम्मेदारी कस्टमर की रहती है। पूर्ण जिम्मेदारी का मतलब ये है कि वहां पे इसको लिफ्टिंग करवाना और छत तक पहुंचाना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे उसमें नहीं होता है कि हम इसको कर लें, कस्टमर सपोर्ट से संभव है। इस सिस्टम के बारे में पूरा इस तरह से समझा के ही हमें ये समझाना है। अब हम अगर बात करते हैं कि मोटा मोटी रूप से सर्वे के अंदर कौन कौन सी चीजें निकल के आई, पहली बात तो कैलकुलेशन सारी की सारी वो आपकी वही कैलकुलेशन है जो कैलकुलेशन हमने समझी है, इतने टाइम तक हमने समझी है। अब यहां पे क्या लिखना है कि सबसे पहले जो फोटो अपलोड करते हैं वो फोटो यहां पे लिखना, पैनल जहां इंस्टॉल हो रही वहां की, पैनल इंस्टॉल हो रही वहां की, दूसरी जहां पे इन्वर्टर और एसीडीबी डीसीडीबी, एसीडीबी डीसीडीबी, अर्थिंग कहां पे हो रहा है, और अगर नेट मीटरिंग हो रही है तो वो कहां लगना है, नेट और सोलर मीटर कहां लग रहे हैं, उसके साथ में पूरे घर की ये फोटो हमें लेनी है। जो फोटो हमें लेनी है वो फोटो लेनी है, और ये लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के साथ में लेनी है, अक्षांश देशांतर के साथ में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एसी, डीसी और ईसी केबल की लंबाई ये मेजर कर सकते हैं, जहां सिस्टम लगना है उसकी लंबाई और चौड़ाई, ये भी आराम से मेजर किया जा सकता है। उसके बाद में वीडियो। अब वीडियो किसका चाहिए, वीडियो चाहिए हमें दक्षिण दिशा से शुरू करना है। अभी तो वीडियो आने वाले टाइम में 2-3 हो रहे हैं, और दक्षिण से सीधा हमें पश्चिम की तरफ, पश्चिम के बाद में उत्तर आ जाएगा, उत्तर के बाद में पूर्व आ जाएगा, और वापस दक्षिण तक। ये इस तरह से वीडियो घूमते हुए बनाना है पूरा सिस्टम, जहां पे इंस्टॉल हो रहा है वहां पे बीच में खड़े रह करके, जहां सिस्टम इंस्टॉल होता है वहां मध्य खड़े रह करके पूरा ऐसे घूमते हुए, इस तरह से धीरे 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 घूमते हुए मात्र 10-12 सेकंड के अंदर वीडियो बन जाता है। वो वीडियो डालना है। केबल की लंबाई कहाँ है, कितनी लंबाई है वो डालनी है। साथ में जितना आप जानकारी ज्यादा अच्छी दोगे उतनी 3D की डिजाइन बनेगी। जैसे आप में से कई लोगों ने अगर अपने घर की या किसी के घर की डिजाइन को देखा होगा कि आर्किटेक्चर के पास जाते हैं तो 3D पूरी बना करके दे देता है, लेकिन कब देता है, जब उसको घर का हम पूरा मेजरमेंट देते हैं और हम इस चीज का बताते हैं कि मुझे यहाँ किचन रखनी है, मेरी वास्तु ये कह रही है,
ये यहाँ रखना है, ये रखना है, पूरा सिस्टम हम बताते हैं तो पूरी 3D बन के आ जाती है, और 3D में 1 इंच भी इधर-उधर नहीं होता है। उसी प्रकार से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर पूरा अच्छे से पूरा सिस्टम दे दोगे हमें, तो हम ये 5, 7, 8 चीज़ें हैं जो हमें डालनी होती है, वहाँ जाकर के काम करने की। बाकी सारी चीज़ें हमें नॉलेज की है। सिस्टम कितने किलोवाट का लगना है, क्या लगना है, ये तो हमारे नॉलेज में होना चाहिए। ये हमें ध्यान होना चाहिए। पंच कल्याण सूत्र हमें होना चाहिए, तो हम सारी चीज़ें भर लेंगे। वहाँ के फ़ोटो कौन-कौन से डालने हैं, कैसे डालने हैं, किस क्वालिटी के डालने हैं, ये मेजर पॉइंट है जो आपके सर्वे में थोड़ी दिक्कत रहती है। ये चीज़ें पूरी क्लियर अगर आपने लिख ली, कस्टमर को समझाने में जो-जो चीज़ वहाँ पे हम उत्तर लिख रहे हैं, जो हम वहाँ पे सर्वे के टाइम सबमिट कर रहे हैं, उस एक-एक चीज़ को अगर अच्छे से समझा है हमने, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिस्टम जब तक हमारी गारंटी पीरियड में है या गारंटी के बाहर होने के बाद भी कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना करना चाहते हैं। अब हम आगे समझते हैं अगले 5 मिनट में। समझने के बाद में हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी कल से लेंगे, जो है हमारा शब्द समाधान। कल हम सीखेंगे शब्द समाधान। क्या है शब्द समाधान? आप एक-एक चीज को देखेंगे। तो ये शब्द समाधान निकल के आ गया। हम इस शब्द समाधान में एक-एक चीज को कस्टमर से बड़े तरीके से जाते ही जब ये पूछेंगे कि क्यों लगाना सिस्टम है, आप सोच रहे होंगे सर ये सवाल थोड़ी हुआ, बिल्कुल सवाल करना है। ये मैं कल से आपको समझाऊंगा। आपको पता है उसको ऑन ग्रिड लगाना है, वो लाइट की बिजली की कटौती के कारण लगा रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन हमें किस तरीके से ये 7 चीजें पहले लिख करके या पहले कस्टमर से क्या पूछ करके फिर बाद में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये कल से हम शुरू करेंगे। और अगले 2 या 3 दिन में इसको पूरा समझने के बाद में, आज जैसे मंगलवार हो गया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक हम प्रयास करेंगे इसको समझ के। शनिवार को एक रिवीजन कर लेंगे और सैटरडे संडे को हमारा आकलन हम खुद अपने आप कर लेंगे ऑनलाइन के द्वारा। और ऑनलाइन होने के बाद में एक होड़ हमारे अंदर ये मत जानी चाहिए कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है। और थर्ड में तो सारे इंक्लूड हो जाना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि आप में से 30-40 जने एक साथ में ही 90 प्लस लेके आ जाएं, या फर्स्ट में जो 99 ही लेके आ जाए, 100 भी लेके आ जाए, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। और ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है जो हमें इस पेपर को देने में दिक्कत होगी। सर्वे सबमिट करने का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें साफ फोटो, कहाँ की फोटो डालनी है, वहां की ही फोटो डालनी है। ये सेशन जो लिया जा रहा है, इसमें विशेष रूप से आपसे इसलिए लिया जा रहा है कि आपको एक बार समझाने के बाद में अब सनसिटी सोलर ये चाहता है कि हम ट्रेंड एडवाइजर के साथ में काम करें। भले ही कोई और आके ट्रेंड होकर के हमारे साथ काम करना चाहे, तो आकर के वापस से ट्रेंड होना पड़ेगा। आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिल गया, आने वाले को हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट मौका नहीं मिले, चाहे वो हमारा एडवाइजर पहले से है। तो इसके लिए हम पूरा ट्रेंड होकर के ही उस एडवाइजर से, हमारे एडवाइजर ने किसी ने जो सर्टिफाइड है और उसने अगर गलत सर्वे डाल दिया, तो इसके लिए भी हम प्रावधान रख रहे हैं। और उसका प्रावधान जब आप गलत डालोगे तब आपको समझ में आएगा क्या प्रावधान रखा कंपनी ने। ऐसा कोई दंड नहीं मिलने वाला, लेकिन वो सर्वे आपको वापस जाकर के भरना पड़ सकता है। ये ध्यान में रखना है। पूरे फोटोज कौन से डालने हैं, कैसे डालने हैं, कल हम मिलेंगे इन सब समाधान के साथ में। कैसे प्रेजेंट होना हमें कस्टमर के सामने, कैसे हमें साइड रिपोर्ट कस्टमर के सामने जो हमने याद की वो बढ़नी है, और किस तरह से 15 से 20 मिनट में हमारा ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि कस्टमर का कोई सवाल बाकी नहीं रह जाए हमारे इस प्रेजेंटेशन में। और इस प्रेजेंटेशन में कस्टमर इतना हमारे सिस्टम को लेने के लिए सोच विचार करने लग जाए, और लगते लगते एक दिन हमारे ही सिस्टम परचेज कर ले, इसकी बात करेंगे। आशा उम्मीद करता हूं आज आपको समझ में आया होगा सर्वे रिपोर्ट कैसे बढ़ना, और इस चीज पे अमल भी करेंगे आप। और उम्मीद ये करते हैं कि कल सब लोग मिलकर के सब समाधान के साथ में हम हमारी सोलर मीटिंग को कितने रूप में सार्थक बना सकते हैं, कितनी सफल बना सकते हैं, इसके लिए प्रयास की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। शुभ संध्या, शुभ संध्या, राम राम।